अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस और लोड शेडिंग की वजह से पावर लूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कितनी मुतासिर हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम उनके इश्यूज़ पे बात करेंगे। पावर लूम एसोसिएशन के मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेबर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। आइए तो शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मजीद लेबर जो है वो मौजूद है, जो यहाँ पे वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनुस साहब, क्या करते हैं यहाँ पे, कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से काम कर रहे हैं। क्या सैलरी है? ये अपना ना दिहाड़ी है, यानी कि ठेका हफ्ते दी गाड़ी कितनी होती है? यही 1400-1500 रुपया। 1400-1500 रुपया। घर फैमिली में कौन कौन है? फैमिली माशाल्लाह 8 जी हैं ਅਸੀਂ। 8 जी हैं। तो कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं सब? 6 बच्चे हैं, 2 जी आप 8 अफराद हैं। 8 अफराद हैं। 8 अफराद के लिए डेली के लिए 1400-1500 की दिहाड़ी काफ़ी है? बस गुजारा हो जाता है, मैनेज करना पड़ता है। कैसे? आपका घर अपना है, बिल कैसे देते हैं? खाना पीना आजकल इतना महंगा हो चुका है, किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, किराए का मकान है। तो आपने कभी कहा नहीं कि मेरी दिहाड़ी को जो है वो बढ़ा दिया जाए, मुझे पैसे ज़्यादा देने चाहिए? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ। नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं कि अपने हक के लिए बोलना गलत बात है? आपको मतलब अगर आपको 1000 रुपये दे दीजिए, आप चुप करके 1000 रुपया भी रख लेंगे? नहीं 1000 रुपया तो नहीं, 1000 रुपये इस दौर में बनता क्या है 1000 रुपये में? यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन 1300-1400 में भी क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता है, ये गुजारा हो जाता है। 30,000 रुपये बिजली के बिल आ जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि 1300-1400 रुपया अगर आप डेली कमा रहे हैं तो 30,000 बिजली का बिल आ गया, आपके पास क्या बचा? 30,000 रुपया महाना हमारा हम उजरत कमाते हैं यहाँ से, ठीक है। 30,000 में 30,000 अगर बिल आ जाएगा तो खाना कहाँ से है? यही मैं बात कर रही हूँ। तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या करते हैं ऐसा? रोजगार कमाना इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आपकी फैमिली में कौन? हमारी फैमिली में तीन लोग हैं। 3 लोग हैं। कौन? बच्चे हैं, दो हम हैं, 4। क्या बच्चे कितने हैं? बड़े हैं? बच्चे नहीं पढ़ नहीं रहे, किस एज के हैं? क्या औलाद की वजह से नहीं। बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा दी है, खाना पीना भी बहुत मुश्किल है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज देंगे कि हमें कोई रिलीफ दें। रिलीफ दें। कैसा रिलीफ होना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, आपकी सैलरीज बढ़नी चाहिए? हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए और हमें बिजली के बिलों में भी कमी आनी चाहिए। जो आपके ऑनर्स हैं उनसे आपने कभी कहा है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं? तो क्या कहते हैं आप? हमारी तनख्वाहें तकरीबन 45 से 50,000 होनी चाहिए। अभी 30,000 है। अभी 30,000 है। क्या लगता है बढ़ेंगी तनख्वाहें? बहुत मुश्किल है। क्यों, कारोबार की सूरत हाल क्या है? कारोबार की सूरत हाल भी बहुत खुश्क है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने जो हमारे साथ लेबर मौजूद थी उनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ना कारोबार है, ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 30,000 बिजली के बिल आ जाते हैं, कैसे देने हैं? अगर बिल दे देंगे 30,000 जिसकी सैलरी है तो खाना कहाँ से है? अभी मजीद भी लेबर हमारे साथ होगी, हमारे साथ रहे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे मेरे साथ लेबर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। जैसे कि महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से हर चीज़ का रेट जो है बढ़ चुका है, इंडस्ट्रीज़ के बुरे हालात हैं, ना रोज़गार है, कुछ भी जो है वो सही नहीं चल रहा। तो इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर अली। अकबर अली साहब, कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ से 6 साल हो गए हैं। क्या समझते हैं, चीज़ें ख़राब हैं या बेहतर हैं? महंगाई की सूरत हाल पे क्या बात है? मैम पहले ज़्यादा मुश्किल आसान नहीं थी और अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और इस वजह से पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस वजह से हमारी सैलरी 30,000 रुपये है। बच्चे में मेरे माशाल्लाह। आपकी 30,000 सैलरी है, तो 30,000 सैलरी में इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। कैसे करते हैं? और बस ऐसे गुजारा हो रहा है, और एडवांस ले लेता हूँ मालकों से और एडवांस तो वो अगली सैलरी में से कट जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से सुई गैस का बिल हो गया, किराए का मकान और घर का। बच्चे कितने हैं आप? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? नहीं नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं, एक बेटा पढ़ रहा है। किस क्लास में? वो प्रेप में है। छोटा है अभी। अच्छा, मुझे बताएं कि घर आपका अपना है? किराए पे है। किराए पे घर है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, किस तरीके से रोज़गार चलाते हैं, कितना मुश्किल हो रहा है?
बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब हम बात करते हैं तो सैलरी बढ़ाने के, वो सब भी हमारी बात नहीं सुनते। मालिकान सैलरी नहीं बढ़ाते। जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कि कारोबार ठीक चल रहा है जान के जो सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, या कारोबार के भी हालात बुरे हैं? कारोबार के भी ऐसे ही हैं और बस हम गुजारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे बस हमारे लिए आसानी हो जाए और कुछ नहीं हो। आपके लिए आसानी पैदा करें, महंगाई को कम किया जाए, रेट्स कम के लिए, हर गरीब के लिए हो जाए। हर गरीब के लिए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, एक और जो लेबर है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए मैंने काम कर। अच्छा, मुझे बताएं क्या सैलरी आपकी यहाँ पे? सैलरी मेरी 40,000 है। 40,000 है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 2 बेटे हैं मेरे और अम्मी अब्बू हैं। घर अपना है? घर अपना है। मुझे बताएं किस तरीके से 40,000 तो आज के दौर में बहुत कम है, तो क्या समझते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में 40,000 से गुजारा कैसे हो रहा है? हाँ बस ये जब से ये हुकूमत आई है उसी वक्त से ये गुजारा करना मुश्किल हुआ है। टैक्स के टैक्स लहदा लग रहे हैं, महंगाई रूज पे गई हुई है। इनको सिर्फ अपने प्रोटोकॉल का पता है, गरीब आवाम का कुछ नहीं पता इनको। अपने प्रोटोकॉल फुल टाइम पे चल रहे हैं और गरीब आवाम का सोचा नहीं जा रहा। देखे ना अब कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई है। आवाम की तनख्वाहें, कारीगर की तनख्वाहें, मजदूरों की तनख्वाहें उधर ही रुकी हुई हैं। तो आप लोगों ने अपने जो फैक्ट्री के ओनर उनको कहा नहीं कि हमारी सैलरी में भी जो है इजाफा होना चाहिए या बढ़ाएं हमारी सैलरी? हाँ किसको कहें जाके, उसी वक्त उठा लेते हैं। हमारी ये आवाज़ उठाएं उसी वक्त उठा के ले जाते हैं। तो क्या हल हो सकता है इन सब चीज़ों का? यही है, हुकूमत कोई मेहरबानी करे, मजदूरों का भी सोचे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोड शेडिंग और बिल देखो ना, जो 4,000 3,000 बिल आता था वो 25,000 रुपये तक बिल बिल्कुल ऐसा ही है। उधर ही पड़ी है हमारी। उसके बाद अच्छा मुझे बताएं बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक पढ़ता है, एक घर ही रहता है। इस तरीके से मतलब पढ़ाई भी आजकल इतनी महंगी हो चुकी है, तो पढ़ाना, फिर उनका खाना पीना पूरा करना, फिर बिजली के बिल देना, फिर आने जाने के लिए पेट्रोल मैनेज करना, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं? बस मुश्किल है। जब सैलरी आती है पहले ही पैसे ख़त्म हुए होते हैं, तो अल्लाह ही है हाफिज आगे आगे हमारा। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मैसेज देंगे कि चलो गरीब आवाम का ही कुछ सोचें, महंगाई के बारे में, तनख्वाहों वगैरह में कोई इजाफा करें। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहें होनी चाहिए। और क्या महंगाई भी कम होनी? महंगाई तो कम होनी नहीं ना, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है इधर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने हमारे साथ जो लेबर मौजूद थी इनकी बात सुनी। 30-40 हज़ार में आज के दौर में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई को मुकम्मल करना नामुमकिन है। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को जारी रखते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वाइस जोनल चेयरमैन हमारे साथ आमिर निसार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका पावर लूम्स और इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी मुश्किलात क्या आ रही हैं इंडस्ट्री और पावर लूम के हवाले से? इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट भी बंद है और लोकल भी सेल बंद है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने अभी, एक तो सबसे पहले वॉर है, और फिर गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ ऐसी की हुई हैं कि बाहर से कपड़ा आ रहा है चाइना से, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की महंगी है, बाहर से चाइना से कपड़ा आ रहा है, पहले यान आ रहा था तो वो बाहर से कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ रही थी, लोगों ने वो कपड़ा लेना शुरू कर दिया और यहाँ की इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई है और यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और दूसरा इस वक्त सोने पे सुहागा क्या हो गया, लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। लोड शेडिंग के साथ जब इंपोर्ट इस वक्त हमारी महंगी हो रही है, बाहर से कंटेनर नहीं आ रहा है और यहाँ से जा नहीं रहा है, तो काम दिन ब दिन मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम 50% बंद हो चुका हुआ है। आगे रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से, महंगा मिलने की वजह से जो हमारा बायर है, एक्सपोर्टर जो है, उसको नहीं मैच कर पा रही, प्राइस नहीं मैच कर पा रही, इसलिए उन्होंने अपनी परचेज़ बंद कर दिया। परचेज़ बंद कर दिया है तो लोकल हमारी मैन्युफैक्चरिंग डे बाई डे बंद होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बंद होके आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो रही हैं? बहुत सी ऐसी जो है फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं जिन्होंने यहाँ से वाइंड अप करके अपना वहाँ पे स्टार्ट कर लिया बिज़नेस। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए लॉस भी है कि ऑलरेडी हम लोग किस फेज़ से जो है वो गुजर रहे हैं, और मज़ीद ऐसे ही अगर इंडस्ट्रीज़ बंद होती रही तो फ्यूचर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्री, आप शायद आपकी उम्र छोटी है, अयूब साहब का दौर था उसमें मुल्क में इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी, और माशाल्लाह अब जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं उनका डे बाय डे फोकस कुछ और चीज़ों पे है और इंडस्ट्री की तरफ नहीं रुझान है। सबसे पहले इंडस्ट्री बाहर जाने से नुकसान ये हो रहा है कि हमारी लेबर फारग हो रही है और क्राइम रेट बढ़ रहा है।
यहाँ लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पूरे रीजन में हमारी बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हमारे ओवरहेड एक्सपेंस इतने ज़्यादा हैं और माशाल्लाह एक आप छोटी सी फैक्ट्री लगा लें, जो ये सेक्टर विभिन्न सेक्टर एक छोटा सा सेक्टर है और इसको ट्रीट ऐसे किया जाता है कि ये कोई टेक्सटाइल मिल चल रही है। कोई 40-50 महकमे रोज़ाना कोई ना कोई महकमा आगे हमें तंग करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप जैसे मिल चला रहे हैं हमें उस हिसाब से टैक्सेशन करें, ये करें। ये सब लोग जितने भी हैं इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे अपने पैसों से, ये होम इंडस्ट्री है, इन्होंने अपने पैसों से लगाई हुई है, इसमें गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लिया, हुकूमत से कोई लोन नहीं लिया, बैंक से इसमें शामिल नहीं है, लोग अपने पैसों से छोटा कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डे बाई डे लोग बड़े कारोबार वाले जब माइग्रेट कर रहे हैं, जो हमारा बायर है वो माइग्रेट कर रहा है, जब वो माइग्रेट करेगा तो हम किसको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे? हम प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पा रहे हैं। लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं कि उनको बांग्लादेश में, दूसरे मुल्कों में, दाएं बाएं या जैसे भी मुख्तलिफ मुल्कों में लोग टर्की जा रहे हैं, इधर उधर मुल्कों में जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही है। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ टैक्स फ्री जोन है, वहाँ गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, वहाँ बिजली महंगी है, गैस बिजली वहाँ यहाँ महंगी है, वहाँ सस्ती है, गैस वहाँ सस्ती है, वहाँ लेबर उनको गवर्नमेंट जो है वो उनको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट करती है, इसलिए लेबर भी वहाँ खुश है। वहाँ की लेबर, हमारी लेबर को तो कोई फैसिलिटेट गवर्नमेंट नहीं करती। हाँ जी, इस वजह से जो कुछ भी करना है। यहाँ पे मजदूर की अगर हम सैलरी की बात करें तो वो भी 25 से 30 हज़ार है और अक्सर बहुत से ऐसे लेबर से मैं बात भी कर चुकी हूँ, उनका ये कहना था कि 25-30 हज़ार सैलरी है और उतना ही हमें बिल आ जाता है। क्या करें हम? सबसे बड़ा जुल्म तो मैं खुद अपने वर्कर से कहता हूँ कि हम आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। 25-30 छोड़ के 40 हज़ार तक अभी से हम सैलरी दे रहे हैं। लेकिन मैं अब अफसरान बाला जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको कहूँगा कि 40 हज़ार में एक फ़ैमिली का बजट बना के दिखा दें। सर उस पर सबसे बड़ा जुल्म वही अव्वली बात उनका बिजली का बिल। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एग्रीकल्चरल मुल्क है, जिस वजह से इस साल अल्लाह का शुक्र है हमारी क्रॉप अच्छी हो गई, गरीब आदमी को वेजिटेबल वगैरह सब्ज़ी वगैरह अल्लाह ने करम कर दिया, सस्ती मिल गई, वरना उसका जीना हमने हराम किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। जी, आप क्या समझते हैं कि चीज़ों का हल क्या है, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी बशमूल मेरे हम मुल्क के लिए काम करें, बशमूल मेरे हम अपनी ज़ात को देख रहे हैं, मुल्क को नहीं देख रहे हैं, लोगों को नहीं देख रहा है। मुआशरा वही चले जाएगा वो हज़रत उमर के ज़माने में था, उस किस्म की हुक्मरानी होगी, मोहम्मदन लॉ और हज़रत उमर का जो लॉ है आज भी इंग्लैंड में पढ़ाया जा रहा है। और अगर आज हम उसको फोकस कर लें, जो हज़रत उमर का मुआशरा था उसमें क्या था, उनका ये था कि अगर एक प्यासा कुत्ता भी मर गया तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा, ये फ़िक्र थी। अगर हम कोशिश करें, नीचे वाले भी कोशिश करें और हमारे ऊपर वाले। मुझे इसमें लगता है कि हम दोनों को मिलके, अवाम को भी और गवर्नमेंट को भी, दोनों को मिलके काम करना चाहिए, जिसमें जो है चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकें। दोनों तरफ से ठीक होना पड़ेगा, मुआशरा भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैं अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करूँ, हुकूमत अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करे। जब दोनों अपनी लाइबिलिटीज़, इस वक्त हो क्या रहा है कि हुकूमत अपना सिस्टम चलाने के लिए डे बाई डे बाहर से वो लोन लेते जा रहे हैं और फिर उसको बारो करके उस पर सूद दिया जा रहा है। वो बजट सारा जो है उसको बनाने पे वो आफ्टर ऑल सारा प्रेशर आवाम के ऊपर पड़ रहा है, आवाम पे आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी बात करना चाहूँगा, खुदारा हम जिस हाल में हैं उसमें खुश हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया का मुकाबला करने के लिए, हमें सिर्फ इस हाल में हम खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि डे बाई डे हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, उस पर भी हम कर्ज़ ले रहे हैं। तो खुदारा हमारी नस्लें जो हैं उनको बचा लें। हम जिस हालत में हैं, जिस कपड़ों में हैं, जिस माहौल में गुजारा कर रहे हैं, हम गुजारा हम राज़ी हैं उससे। हम राज़ी हैं। लेकिन बराए करम 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले जो गरीब आदमी है उसका राइट है रोज़गार, उसका रोज़गार बंद ना किया जाए। वो आदमी जिसकी अभी आपने बात की 25-30 हज़ार, वो 40 हज़ार में खुश है, लेकिन अगर उसके साथ ज़्यादती ना हो, उसके साथ यूटिलिटीज़ में ज़्यादती हो रही है, उसके खाने का राज़िक अल्लाह है, लेकिन ये यूटिलिटीज़ में कभी गैस के इतने बिल आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही और गैस आ नहीं रही, बिल भी आ रहे हैं, और एलपीजीज अगर जो लोग करना चाहते हैं, लेना यूज़ करना चाहते हैं, उसके रेट्स भी आसमानों से बातें कर। और इस वक्त क्या हुआ है कि नया लॉ आ गया, वापडा ने कर दिया है कि आपने अपने घर का एक मीटर लगा हुआ है जिस पे आपने बिजली इस्तेमाल, गरीब आदमी कहता है मैं नहीं दे सकता, उसने मीटर बंद कर दिया है, वो लकड़ियाँ जला के चूल्हा चला रहा है, उसके बावजूद उसका बिल आ रहा है, उसको फिक्स चार्जेस डाल देंगे। खुदारा उस बेचारे के ऊपर तो जुल्म ना करें जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। आज के दौर में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर रहना आसान नहीं। वो बिजली उन्होंने बंद कर दी है, उन्होंने कहा हम बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे उन्होंने अपने बिल दिखाए हैं कि ये देखें हमारा ज़ीरो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे फिक्स चार्जेस डाल दिए गए। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ पावरलूम के एसोसिएशन के और भी मेंबरान मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद बात करें। को आगे बढ़ाते हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि
क्या सूरत हाल है लेबर की? मैं अभी बहुत से लेबर से जो है वो बात मैंने की है, 30-40 हज़ार में गुजारा करना मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं चीज़ों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, जंगें जो हैं ना वो हमेशा तबाही लाती हैं। कभी भी जंगें जो हैं वो नेक नामी ना लाती हैं, ना ही कभी वो मुल्कों में की बेहतरी के लिए होती हैं। सबसे पहले जो नुकसान होता है जंगों का, वो सबसे पहले आवाम का ही होता है। और आवाम का ये नुकसान हमारे मुल्क में इसलिए हुआ है कि हमारे हमसाये में सबसे बड़ी जंग है, और ये जंग हमारे लिए भी उतनी ही अहम है जितनी दूसरे मुल्कों के लिए है। हमारे मुल्क में जंग जब से शुरू हुई है उस वक़्त से हालात कुछ एनर्जी क्राइसिस की वजह से, पेट्रोल की वजह से हालात काफ़ी अबतर हुए हैं। लेबर जो है वो डिस्टर्ब हुई है, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब, चीज़ का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, पूरा मुल्क डिस्टर्ब हुआ है। लेबर बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं पेट्रोल की वजह से, ऊपर से लोड शेडिंग हुई है। लोड शेडिंग की वजह से मज़दूरों की टाइमिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसका पहले हफ्ते में फ़र्ज़ करें 15,000 बनता था वो 5,000 पे आ गए। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है कि अगर हम जंग वाला एलिमेंट निकाल देते हैं तो उससे पहले भी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखें, हालात मुल्क के पहले अब इतने अबतर थे कि उसको टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही हालात बेहतर होंगे। गवर्नमेंटें लगी हुई हैं, अपनी कोशिशें कर रही हैं कि हालात किसी तरह मुल्क के बेहतर हों, लेकिन क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि फौरी तौर पे उनका ठीक होना मुमकिन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंटों को चाहिए कि अपने अखराजात कम करें। मुल्क में एनर्जी क्राइसिस, मुल्क में प्रोटोकॉल्स को कम करने के अपने अखराजात जो भी अखराजात हैं, प्रोटोकॉल हैं या और भी जिस तरह के अखराजात हैं वो कम करें। अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दें, अवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करें, करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, अभी मज़ीद मेंबरान से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका इंडस्ट्री के बुरे हालात के बारे में क्या कहना है। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और पावर लूम जो है किन मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से और रॉ मटेरियल के बढ़ने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना है। हमारे साथ एक फैक्ट्री के ओनर दिशान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप भी फैक्ट्री के ओनर हैं, ये कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हुआ है जो रिसेंटली शुगर का रेट ज़्यादा हुआ है ना, 3-4 हज़ार रुपया शुगर का रेट ज़्यादा हो गया। उसकी निस्बत हमारे कपड़े का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर शुगर का रेट बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट भी तो बढ़नी है ना। बाकी बिजली की भी लोड शेडिंग की वजह से भी हमारा जो है प्रोडक्शन में कमी आ गई। शुगर की वजह रेट ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है हमें, लेकिन हमें उसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा। कोई बेनिफिट आपको नहीं हो रहा। अच्छा मुझे बताएं, रॉ मटेरियल का रेट जो बढ़ रहा है तो इस पे कारोबार पे क्या असर? कारोबार में सारा कारोबार इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है ना। अभी पहले इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हुकूमत चली। अब जंगी हालात हैं, इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल का सामना है, लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। और जो रेट ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हमारी होगी कपड़े की, लेकिन उसका 1 रुपये का बेनिफिट नहीं है। फैक्ट्री बंद हो रही हैं और काफ़ी सारी फैक्ट्री हमारी गली में कभी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, वो भी बंद हुई है। आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज बंद होने की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है ना कि जो हमें मटीरियल मिलना है, हमें बिजली का रेट है, जो हमें हाई रेट पे बिजली मिलेगी, उसके बाद सूत्र हाई रेट पे मिलेगा, कपड़ा हमारा ज़्यादा रेट पे नहीं जाएगा, तो इसी वजह बहरान के शिकार हो जाते हैं ना। अगर ये चीज़ें बिजली हमें सबसे मेजर बिजली का इशू है, बिजली की कॉस्ट हमें सस्ती पड़ती है। अगर दूसरा जो है, अगर हमें सूत्र का रेट अगर मिसाल है तो जंग की वजह सूत्र का रेट अप हुआ है, तो कपड़े का भी तो अप होना चाहिए ना। तो कपड़े का 1 रुपये का भी फर्क पड़ा, बल्कि क्यों नहीं पड़ा कपड़े के रेट में फर्क? ये तो अब इसके बारे में तो जो है डिमांड एंड सप्लाई की ज़्यादा मसला बनता है। तो बाकी आप क्या समझते हैं, क्या इस सबसे छोटी फैक्ट्री ज़्यादा मुतासिर हुए हैं या बड़ी का भी यही हाल है? औसतन ज़्यादा यही हाल है, लेकिन छोटी जो फैक्ट्री है ना, जो छोटी सतह पे काम कर रहे हैं, उनका तो बुरा हाल है ना। वो तो अपने काम चला ही नहीं सकते। छोटी सतह पे तो काम करना संतकारी का बहुत मुश्किल हो गया है। जो मुश्किल सबके लिए होती हैं, लेकिन जो बड़ी फैक्ट्री ओनर होते हैं वो अपने जो है
कैपेसिटी के हिसाब से बर्दाश्त कर लेते हैं। जो छोटे होते हैं उनका सरमाया ही उतना होता है, वो इससे बहरान का शिकार हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जैसे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली अवेलेबल ही नहीं थी, तो आप क्या समझते हैं इस पे इंडस्ट्री का कितना जो है इस पे असर पड़ा है? आमद का मेरा 30% जो है इस टाइम इंडस्ट्री है ना, इस टाइम वो बंद होगी 30%, और आगे बंद होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर जंग के हालात रहे, अगर जंग के हालात ईरान और अमेरिका का कोई फैसला नहीं हुआ, जंगी हालात रहे, तो मज़ीद खदशा है कि इससे ज़्यादा काम बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर हम जंग वाला एलिमेंट बीच में से निकाल दें, उससे पहले भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के हालात बुरे थे, लोग बंद करके बाहर जो है अपने जो फैक्ट्रीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी लूम्स हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और वो ओपन करते हैं किसी और मुल्क में जाके। तो इसमें जंग का लेना देना या हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है? पॉलिसी का सबसे मेन अमल दखल तो पॉलिसी का ही है ना, कि जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है रिलीफ नहीं देते। अगर इंडस्ट्री को रिलीफ दें जिस हिसाब से इंडस्ट्री का रिलीफ बनता है, तो वो इंडस्ट्री बंद ही ना हो। तो ये बैकबोन का हिसाब होती है ना, मुल्क की बैकबोन है इंडस्ट्री, उससे रिलीफ ही नहीं बिल्कुल दे रहे। इन्हें चाहिए कि इंडस्ट्री को बिजली के अंदर रिलीफ दे, उसके बाद जो हमारा जो रॉ मटीरियल होता है उसके बाद अंदर कुछ कमी करे, तो जिसके साथ इंडस्ट्री चलती रहे, हज़ारों लाखों मजदूरों का रोज़गार बेरोज़गार हो जाते हैं। तो काफ़ी और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जो है हम चीज़ों को बेहतर कर सकें? बेहतर सबसे पहली पॉलिसी तो ये कि जो मेन चीज़ है ना, कि हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो है, अगर हमें सूत्र की कास्ट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है, अभी 4,000 रुपये रेट बढ़ा है सूत्र का, बोरे का 4,000 बढ़ने की वजह से कम अज़ कम अगर सूत्र के हिसाब से लगाएं तो 10 रुपये मीटर कपड़े का रेट ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। वो 10 रुपये हमारा तो जो नफ़ा था थोड़ा बहुत 2-3 रुपये नफ़ा होता है, वो 10 रुपये रेट बढ़ गया, 7 रुपये लॉस में चले गए हम। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, एक और हमारे साथ फैक्ट्री के ऑनर मौजूद है बशारत साहब, इनसे जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैंने उनसे भी ये सवाल किया, आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद होने की मेन रीज़न क्या है? यही है गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, ये जो बड़ा जिन्हें मसलन सर बताएं अपने, यही हमारे चले आ रहे हैं, ये पिछले 25-30 साल चले आ रहे हैं। हर गवर्नमेंट आती है हमें दिलासे देती है, करती कुछ भी नहीं है, करते हमारे कुछ भी नहीं है, बस यही दिलासे आप टाइम पास किया। किस किस्म के दिलासे देती है, क्या कहा जाता है, क्या है? यही बताते हैं कि हम आपको चलाएंगे, रिलीफ देंगे, हम आपका ख्याल रखें, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं है। हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं। फैक्ट्रियाँ तकरीबन बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई, बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, तो आपकी नज़र में क्या रीज़न है इसकी? यही रीज़न है हमारी, मेन इशू हमारा बिजली का ही है और उसके बाद धागे का है। दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमें तो नुकसान होता है, हमें फैक्ट्री अपनी बंद नहीं करनी पड़ती, हमें चलानी पड़ती है। अगर बंद करेंगे तो ये मजदूर किधर जाएंगे, इनके चूल्हे ठंडे होंगे, फिर ये जब इस इंडस्ट्री में काम नहीं होगा तो मजदूरों की तनख्वाहें, बिजली के बिल कैसे मैनेज होंगे? हम मैनेज कर रहे हैं, हम अपना लॉस कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री बंद नहीं कर रहे। क्यों कि ये बेरोज़गार हो जाएंगे, कल को सड़कों में निकलेंगे, वारदातें करेंगे और कुछ करेंगे, इसलिए टाइम बढ़ जाएगा इसमें। बढ़ेगा। तो आपको क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए जिससे जो है मज़ीद चीज़ें बेहतर हो सकें, या आप समझते हैं कि आने वाले सालों में, जैसे कि सब बात करते हैं कि जी अगर जंगी हालात बेहतर हो जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जंग से पहले की सूरत हाल पे अगर बात करें तो क्या कहेंगे? जंग से पहले हाँ हमारा थोड़ा बहुत काम जो अफगान बॉर्डर के साथ चलता था वो हमारा 6 माह से बंद है, वो उससे हम पहले बहुत परेशान हैं, ऊपर से ये आ गई है। तो पहले जो हमारी बिजली है वो हमारे 9 सेंट पर हमारा साथ मुहद्दा हुआ था कि आपको 9 सेंट पर चलाएंगे बिजली, अब 9 सेंट पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो कहाँ पे बिजली लेके हमारा 40 रुपये 45 रुपये हमारा बिजली का बिल आ रहा है। सबसे मेन इशू बिजली का है, उसके बाद पेट्रोल का है। यही हमारे मसले में सारा धागा वाले को पूछना, धागे वाला अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देता है, हमें 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 पर बोरा बढ़ा देते हैं, उससे हमारा बहुत नुकसान है, मतलब धागा लेने की सकत नहीं है। हल क्या है? हाल यही है कि बैठना चाहिए, हुकूमती नुमाइंदों को हमारे साथ बैठाएँ, उनको बुलाएँ, सबको इकट्ठा करें, धागे वालों को बुलाएँ, हमको बुलाएँ, टेबल बैठाएँ, उनको हमारे मसले मसाइल पूछें कि कैसे उन्हें सॉल्व करने हैं, कैसे हमको बचाना है, कैसे इंडस्ट्री को बचाना है। जैसे अभी आपने बात की कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज बनने की, हमारे पास लेबर काम कर रही है, उनकी सैलरीज भी हैं, सब कुछ, लेकिन आपको भी अल्टीमेटली ये लॉस हो रहा है, तो आप उस लॉस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये वही बात है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, नुकसान में नुकसान कर रहे हैं,
जिसका जितना ज़्यादा नुकसान होता है वो ख़त्म होता जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो बचा है वो थोड़ा बहुत चला लेता है, लेकिन इनके लिए ज़्यादा हमने अपना कार कहाँ से चलाना, कहाँ से हमने अपने कारोबार यहीं चलने हैं। इसको बंद करके किधर जाएंगे? ये फैक्ट्री में चोरियाँ हो जाएंगी, चीज़ें लोग हमारी चीज़ें उठा के ले जाएंगे। इसलिए बेहतर हम कहते हैं कि इनको चलाई जाएँ, शायद अल्लाह ताला को बेहतर कर दे हमारा नाम। आपने कभी कंप्लेन या कोई टेबल टॉक करने की कोशिश नहीं की कि चीज़ों को हल किया जाए? इस तरह तो अगर ऐसे ही इंडस्ट्री के हालात रहे तो हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। हमारे बहुत सारे फ़ोन बने हुए हैं, हर जगह पे उनको बुलाया जाता है, कॉल की जाती है, आते हैं, वो हमें दिलासे देते हैं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दें। हमारी ये पुलिसियाँ बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, लेकिन उनको अप्लाई को भी नहीं करता। अच्छा, जैसे चीज़ें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, हर चीज़ का रेट आसमानों की से बातें करता है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई का भी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का असर जो हमारी इंडस्ट्री पे आ रहा है। ये जो पेट्रोल बढ़ा है, फौरी तौर पे हर चीज़ बढ़ गई हमारी हर चीज़ बढ़ गई है, लेकिन हमारा वहीं का वहीं है। हर चीज़ ने जंप ले लिया, धागे ने इनकम में जंप नहीं लिया। नहीं लिया। इन्हें इनकम जंप कहाँ लेनी, इनकम नीचे चले गई है। इनकम तो नुकसान में चले गए। भाई ने बताया कि मुझे 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान भी कब तक ही एक बंदा बर्दाश्त करता है? ये नुकसान बस जो बर्दाश्त करता है वो करता है, जो खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है, फिर इंडस्ट्री की खत्म हो रही बंद। आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि महंगाई के स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम जो हैं वो लेने चाहिए? महंगाई को कंट्रोल करने के मैडम यही सबसे पहले है कि हमारे साथ आकर बैठा जाए, हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमें बताएं कि हम आपको अपने पहले मसले उनको बताएंगे, हमारे ये मसले हैं। उनको बार उनको बताया गया है, हर किस्म की बता दिया, लेकिन वो सुनते ही नहीं किसी की। क्या ऐसे मसले हैं जो आपने गवर्नमेंट से डिस्कस? यही हमारे जो टैक्सेस हैं, बेजहाँ टैक्सेस हैं, 8-10 किस्म से हमारे टैक्सेस चले आ रहे हैं, अपनी मर्जी से डालते हैं, हमें आते हैं, बिल पकड़ा देते हैं, पकड़े। आप टैक्स पे करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हम क्यों नहीं करते वैसे? लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आपकी हमें कुछ नहीं, हमें टैक्स ले रही है, हमें कुछ नहीं देते। टैक्स हमसे लेते हैं, सारे ले रहे हैं, जितने भी सब लेते हैं, लेकिन हमें देते कुछ नहीं इसके बाद। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और जो है फैक्ट्री के ऑनर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैडम, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला, एक तो सबसे हम जो फेस करते आ रहे हैं वो महंगी बिजली है। ठीक है, बिजली महंगी है, और उसके बाद अब जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है, हमारे हमसाया मुल्क में जंग लगी है, उसकी वजह से हमें पेट्रोल की प्राइसेस जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, आए दिन प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जिसकी वजह से कपड़े की कॉस्टिंग पे और हर तरह उसमें इजाफा होता जा रहा है। और हमें जो फ़ैसला है, हम आगे माल बनाते हैं, जिनके साथ हम कमिटमेंट करते हैं, उनके साथ पूरा उतरना मुश्किल हो रहा है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोड शेडिंग जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है? ऑब्वियसली असर पड़ रहा है मैडम। जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से हमारी जो है प्रोडक्शन में कमी आई है, और मार्केट में कपड़े की जो सप्लाई है उसमें वो डिस्टर्ब हुई है। तो बिजली की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें जो लेबर है, जो हमारे पास और भी इनपुट्स आते हैं, उन पे वो तो हमें ऑब्वियसली डेली बेसिस पे पड़ रहे हैं। तो बिजली हमारे पास अगर नहीं आएगी तो हम उस हिसाब से प्रोडक्शन पे असर आएगा, तो जिसकी वजह से कपड़े की सप्लाई में और उसमें डिस्ट्रप्शन होएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या जैसे अब लोड शेडिंग है, तो कोई अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्स आपने सोचा हो या इन फ्यूचर प्लान करना हो कि जिससे इस चीज़ से जो है वो बचा जा सके? मैडम, पॉलिसीज़ ऐसी है ना कि देखें, अब जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, हम सोलर पे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट सोलर पे जो है, ग्रीन मीटर पे है, उसमें जो आसानियाँ थी वो ख़त्म कर रही है बिल्कुल। आगे उन पर और भी टैक्सेस लग रहे हैं, और जो हम अपने तौर पे कर रहे थे कि बिजली बनाने का जो है, उसमें भी हमें तंग किया जा रहा है इसमें फर्दर। अच्छा, मुझे बताएं कि डेली बेसिस पे लोड शेडिंग होती है, तो क्या उससे प्रोडक्शन में मुतासिर हुई है? जी, ऑब्वियसली प्रोडक्शन मुतासर होती है। लेबर जो है उसमें हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली मुतासर होती है। तो जब लोड शेडिंग होती है तो तब उस दौरान लेबर तो फ्री बैठती होगी, तो उसका भी अलग से एक किस्म का लॉस आप कह लें कि है? हाँ जी, लेबर का लॉस है असल में। उसमें हम लेबर की तरफ इतना, उनकी जो कॉस्ट कटिंग है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उसमें कोई कटौती नहीं करते। वो नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं, जो लूम ओनर्स हैं वो नुकसान वो बर्दाश्त करते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम। लोड शेडिंग है, पेट्रोल प्राइसेस हैं, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो धागा है वो महंगा हो गया है। 4 से 5 हज़ार फ़ी बैग में इजाफा देखा गया है।
लेकिन उसमें ये है कि हमारी जो कॉस्ट है कपड़े की वो बढ़ जाएगी। आगे जो ख़रीदार है वो तो अवाम ही है ना, तो हमारी जो अवाम पे है उस पर बोझ डलेगा। क्या लगता है कि खरीदारी मुतासिर हुई है? ओबियसली ख़रीदारी बहुत मुतासिर हुई है, और जहाँ पे सेल ज़्यादा थी वहीं पे हमारे अब उस हिसाब से नहीं कपड़ा निकल रहा, जिसकी वजह से कपड़े का रेट नीचे आया है, हमें नुकसान हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ जो फैक्ट्री ऑनर्स मौजूद थे इनकी बात आपने सुनी कि क्या हालात हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के और कौन से ऐसे इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे जो है हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। हमारे साथ ये प्रोग्राम अभी जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जवेद साहब मौजूद हैं जो कि साबका चेयरमैन है पावर लूम एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज़ पावर लूम्स बंद होने की मेन रीज़न क्या है? इसकी जो मेन रीज़न है, एक तो ये है कि धागे की, कपड़े की और हर तरह के कपड़े की फिनिश, ग्रे और प्रिंटेड, वो सारा चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। वो बहुत बड़ी वजह बनी हुई है लोकल इंडस्ट्री के ऊपर उसका है, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, अब लोड शेडिंग भी शुरू है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे बनिस्बत चाइना के। तो लिहाजा एक तो ये रीज़न बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद है, जिसमें हमारी पावर लूम्स भी, ऑटो लूम्स भी, शटलेस यूनिट भी बंद हैं, और उनकी जो ओवरहेड जो है हमारी कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन रेट हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर पड़ा। दूसरा, ये जो जंग की वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। एक तो रेट इंतहाई हाई हुए हैं, और उस वजह से जो है वो मोस्टली जो हमारी जो मुख्तलिफ जैसे ये हैं खलीज के मुल्क हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माल जाता था, लेकिन अब वो रुका हुआ है जंग की वजह से। और दूसरा, लोकल डीज़ल वगैरह महंगा होने की वजह से जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हाई है। जो यहाँ से हम जो माल बेचते हैं वो बजरिया, वो ट्रॉलर वगैरह कराची जाता है, और वहाँ से है वो कास्ट बहुत बढ़ गई है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट की कास्ट बहुत बढ़ गई, और एक्सपोर्ट की कास्ट बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट जो कम हुई, तो जो एक्सपोर्ट बेस हमारी इंडस्ट्री थी वो भी लोकल में कन्वर्ट हुई। उसका लोकल पे भी प्रेशर आ गया और वो लोकल भी बंद हो गई। तो मतलब उसकी मेन वजह जो है वो ये आप कह लें कि हमारी जो चाइना की इंपोर्ट है उस वजह से, और जो ये जंग की वजह से, ये दोनों मेन वजह हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं हैं, तो जंग किसी और जगह पे हालात हमारे बुरे हो जाते हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि हमने, चूँकि जो हमारा टेक्सटाइल का ना, हमारे इंडस्ट्री की सूरत ऐसी है कि तकरीबन 20% लोकल यूज़ होती है, 80% हमारा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें दुबई है, ये कुवैत है, ये कतर है, सऊदी अरब है, इन मुल्कों को भी है, ईरान भी है, टर्की है, और यूरोप को भी है। इससे हमें प्रॉब्लम, जंग की हमें प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी कास्ट बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ये जो इन मुल्कों को माल जाना था वहाँ पे जो है वो माल हमारा चूँकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बेस थी वो भी लोकल में कन्वर्ट हुई, और लोकल पे भी प्रेशर आ गया। तो आज पहले ही मैंने जैसा बताया कि 20% सिर्फ जो है वो हमारा लोकल पे होता है, बाकी एक्सपोर्ट पे होता है। तो जंग की वजह से जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत बन जाती है कि माल पहुंचना है नहीं पहुंचना, कहीं रास्ते में ना हो जाए। जो बेशुमार जो जहाज़ हैं जहाँ पे कोई भी मसला नहीं, उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है। वो कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी रिस्क बड़ा ज़्यादा हो गया, ये इस वजह से प्रॉब्लम होती है। आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों का क्या हल होना चाहिए? इस सब से जो है अमन जो है नंबर 1 वो है कि जंग बंद हो, जो है वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हो, तेल की कीमत वापस आ जाए, उससे हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो भी कम हो। दूसरा, हम जो बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, हमेशा
तमाम दुनिया में ये होता है कि वो पहले अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि यूरोप में जैसे है, हम कपड़ा बेचते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा कपड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 यूरो में है 1 मीटर, आपका आ रहा है 95 सेंट में, तो वो हम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री ख़राब ना हो। इसी तरह हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाइना वाले हमसे बहुत सस्ता दे रहे हैं, और वो यार्न भी और फैब्रिक भी, लिहाजा इस वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी अंडर प्राइस है। वो इसका ये है कि पहले तो जो चाइना वो आए माल, लेकिन उस पर इतनी ड्यूटी लगाई जाए, वो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, कि उसकी कीमत और हमारी कीमत बराबर हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी वो चल सके। आप क्या समझते हैं इससे अवाम पे क्या प्रेशर आया, क्या जो चीज़ें मुतासिर हुई हैं इससे? वहाँ पे तो जिस वक्त देखें, जब जैसे फैसलाबाद है, फैसलाबाद में तो हम ये कहते हैं कि आप मिनटकुमरी बाज़ार में दाखिल होएं, आपको पता चल जाएगा कि कपड़े का काम बेहतर है कि इससे पता चलेगा कि आप वो जो फ्रूट वाले हैं, अगर उनके पास राशो होगा, आप समझें जी इंडस्ट्री बेहतर काम चल रहा है। तो इससे जितने दूसरे दुकानदार हैं, अगर उनको देखें वो खाली बैठे होंगे, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है वो बंद है। अगर इंडस्ट्री चलेगी, लेबर को पैसे मिलेंगे, मालिकों को पैसे मिलेंगे, तो वो फिर ही आगे चलेंगे ना। ये एक चेन है, काम बंद होने से वो चेन टूट जाती है। इसका यही है जी कि वो इंडस्ट्री को चलने दिया जाए, वो जो है जो गैर मुल्की है उसको डिस्करेज किया जाए, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। पहले जो है था वो था कि ये 7.5 सेंट पे गैस थी, 9 सेंट पे बिजली थी। उसको जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसको लाया जाए, ताकि हम compete कर सकें दूसरे मुल्कों से, बांग्लादेश से, चाइना से। अपना जैसे बाहर देखें ना, हम एक कपड़ा बेचते हैं, उसको तो ये नहीं कोई भी गर्ज ये है कि मैंने किससे लिया है, उसको तो ये है कि उसे सस्ता कहाँ से मिला है। उसे सस्ता मिल रहा है चाइना से, उसे सस्ता मिल रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक जो है ना, एक फुट्टी भी पैदा नहीं होती, वो 100% कॉटन इंपोर्ट करते हैं, और लेकिन फिर भी हमसे वो सस्ते हैं। ये जी कि वो हमें जो है वो आसानी दी जाए इसमें, जो और जो गैर मुल्की हैं उन पे ऊपर एंटी डंपिंग लगाई जाए, उनको बंद किया जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री चल सके, चीज़ें बेहतर हो सकें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, अभी हमारे साथ और भी पावर एसोसिएशन के मेंबरान मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी मोहम्मद नवाज़ साहब, जो कि साबका चेयरमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, उसके बाद जो है क्या होना चाहिए, कि टैक्स में रिलीफ होना चाहिए या सब्सिडीज़ बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू जी 41, आपने हमेशा ही हमारा मौक़िफ़ भी पावरलूम एसोसिएशन का लिया, और उसको बहुत सारे मसाइल भी आपके उजागर करने से हमारे हल हुए। बिल्कुल आपने जो सवाल किया है कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें सस्ता मटीरियल चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, और सस्ता जो है ना एनर्जी, ये चीज़ें आएंगी तो हमें किसी किस्म की सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। और ये ड्यू टू वार आप भी समझती हैं, और वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। तो मतलब वो चीज़ें हम इस वक्त जो हमारा नेबर कंट्री हैं, जिनके साथ हमारे कंपटीटर हैं, उनमें ये चीज़ें सस्ती हैं, एनर्जी भी सस्ती है, उनकी बिजली भी सस्ती है हमसे। यानी उसकी मैं मिसाल दूंगा, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, जो हमारे कंपटीटर हैं, तो वो अगर हमें सस्ती करेंगे, हमें किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आप समझें कि हम चाहते हैं कि जो इलाक़ाई रेट हैं उसके मुताबिक हमें करें, ताकि हम अपने कंपटीटर से मुकाबला कर सकें और हम अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान से बंद हो रही हैं, क्या समझते हैं, क्या वजूहत है? महंगाई वजह है, क्या रीज़न हो सकता है? जी, जो टेक्सटाइल में मैं तो उसकी बात करूँगा, जो मेरा फील्ड है। टेक्सटाइल में जो ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हुई है ना, वो तो हमने कॉटन लॉस की है। पिछले 10 साल में हम 12 से 14 गए, 14 बिलियन से हम वापस 5 साढ़े 5 पे आ गए हैं। कॉटन हमारे हाथ से गई, हर चीज़ हम अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, कॉटन भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, पॉलिस्टर तक, मैनमेड फाइबर तो होता ही था इम्पोर्ट। वो मेन यही वजह है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। और वो जो हम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या तो वो ड्यूटी फ्री रखें,
फिर उसमें ये कहते हैं ये फार्मर का नुकसान हो रहा है, तो वो उस वजह से आके मटीरियल महंगा है। और हम वो जो भी सारे लोग तो नहीं जा रहे, जो जिन लोगों को थोड़े बहुत वसायल हैं, जिनको मौके मिलते हैं, वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए जिससे जो है हालात को मज़ीद बेहतर किया जा सके? मैं जी पिछले साल हम 5 साल से दवाई दे रहे हैं कि आप काटन को बचा लें। हमारा वाइट गोल्ड था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा उस पर तवज्जो दी गई है। काटन को अगर हम अपना एक तो 2 चीज़ें हम अगर काटन हमारी शार्ट होती है ना, 2 चीज़ें हमारी फ़ौरन, एक तो हमारी टेक्सटाइल बंद होती है, दूसरा हमारा इम्पोर्ट बिल ऑयल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका उसमें से जितनी भी काटन होती है उससे हमारा 15 से 20% जो हमारा ऑयल सीड उससे निकलता है ना, वो जब शार्ट होता है, फिर ज़ाहिर आपने वो बाहर से मंगवाना है। वो जब बाहर से मंगवाते हैं उस फार्म से सारा उस पर खर्च हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन जो हमारे हाथ बस में है, जो मेरे हाथ में है, हम अपनी काटन को सेव करें, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। देखें ना, इंडिया हम 12 पे थे, इंडिया 15-16 पे था, हम 14 पे चल गए, वो 40+ पे चला गया है। सेम उनका और हमारा जो मौसम सेम है, सायल सेम है, लेकिन उन्होंने तवज्जो दी है और उन्होंने जो अपना इसकी प्रोडक्शन पे इसको उन्होंने लेटेस्ट बीज दिए हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ दी हैं, सारा जो पेस्टिसाइड्स है वो उन्होंने अच्छा दिया है। तो वो काटन पे कहीं चल गए हैं, हम रिवर्स हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जैसे कि हमारे साथ पावर लूम एसोसिएशन के मेंबरान मौजूद थे। हमने लेबर से भी बात की, हम फैक्ट्रीज़ का भी हमने विज़िट किया कि उनकी क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से जो है वो लेबर मुतासिर हुई है, क्या मुश्किलात हैं जो इंडस्ट्रीज़ और पावर लूम्स को है। गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ और ऐसे कौन से प्लान्स बनाने चाहिए जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।